हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग आते हैं अपना सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ लॉस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला लॉ मैंने दिखाया है एवोगाड्रोस लॉ, ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि अगर गैसेस को सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे रखा जाए और अगर उन सभी गैसेस का वॉल्यूम बराबर है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। भले उसका एटोमिसिटी कुछ भी हो, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हो इक्वल वॉल्यूम में अंडर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या आएगा, सेम आएगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया एक कंटेनर, हम लोग लेते हैं एक कंटेनर, इसमें हमने रखा, इसमें मान लो हमने रखा ऑक्सीजन गैस, इस कंटेनर में हमने रखा नाइट्रोजन गैस और इस कंटेनर में हमने रखा अमोनिया गैस। ओके, अब मान लो तीनों का जो प्रेशर है, तीनों ही का प्रेशर हम लोग ले लेते हैं 1 atm और जो टेम्परेचर है वो हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन तीनों का वॉल्यूम लेकर के चलते हैं 2 लीटर, इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर और इसका भी वॉल्यूम लेकर के चलते हैं 2 लीटर, तो हम लोग ये पाएंगे कि तीनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अगर x होगा तो आपका नाइट्रोजन का भी क्या आएगा, x ही आएगा, और उसी तरीके से आपका NH3 का भी क्या आएगा, x ही आएगा। तो ये लॉ समझ में आ गया कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो गैसेस का अंडर सेम टेम्परेचर और प्रेशर तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएंगे क्या, सेम आएंगे। चलिए नेक्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा है क्या, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन को बताता है, राइट। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर किसी ये आप याद रखना कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या है, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या करता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बोलते हैं। और बॉयल्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम लोग किसी गैस का प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। मतलब कहता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि पीवी जो आता है आपका, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, पीवी कांस्टेंट है तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, P2 V2। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है क्या, बॉयल्स लॉ में। बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको टेम्परेचर को फिक्स रखना है, टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है। तो टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, ये रह जाएगा कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब प्रेशर वॉल्यूम में क्या है, इन्वर्स रिलेशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा वो एक चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या करता है, वो आपका रिलेशन देता है, चार्ल्स लॉ जो है वो आपका रिलेशन देता है किसके बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये भी लॉ जो है गैस के लिए एप्लीकेबल है। चार्ल्स लॉ कहता है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेज बट प्रेशर शुड रिमेन क्या, कांस्टेंट। तो ये बोलता है कि जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वॉल्यूम। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या है, इंक्रीज करेगा, बट एट अ कांस्टेंट क्या, प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो यहाँ से हम लोग को ये मिला कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में रहता है तो उसका जो आपका रेशियो आता है दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि V/T जो है वो आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो V/T अगर कांस्टेंट है तो हम से क्या बोल सकते हैं कि V1/T1 जो आपका क्या आ जाएगा, V2/T2, राइट। V1/T1 क्या आ जाएगा आपका, V2/T2। और इसी तरीके से हम लोग एक कंबाइन गैस लॉ को यूज़ करते हैं। जो कंबाइन गैस लॉ हमारा होता है, कंबाइन गैस लॉ क्या कहते हैं, कंबाइन गैस लॉ जो है आप इससे क्या कर सकते हो, दोनों ही रिलेशन को आप निकाल सकते हो। जैसे देखो, कंबाइन गैस लॉ कहता है क्या कि P1 V1/T1 जो है वो आता है आपका क्या, P2 V2/T2। अब देखो, अगर मान लो आपका क्वेश्चन बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है तो बॉयल्स लॉ पे आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर फिक्स हो जाता है,
बॉयल्स लॉ के केस में जब टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा तो इस केस में आपका जो है वो दोनों ही टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब फॉर बॉयल्स लॉ की अगर हम लोग बात करें, फॉर बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के केस में क्या हो जाएगा कि T1 जो आपका बराबर हो जाएगा क्या T2 के, तो उस केस में ये T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये रिलेशन आ जाएगा क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बट अगर मान लो अगर हम लोग चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ के केस में क्या हो जाता है, आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाता है। बोलने का मतलब है P1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है P2। तो ये जो रिलेशन लिख रहे हैं हम लोग P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या P2 V2 बाई T2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका P1 और P2 बराबर है, मतलब कि यहाँ पे P1 और P2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ क्या आएगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो ये जो लॉ है, ये जो कंबाइंड गैस इक्वेशन है, इससे हम लोग दोनों ही लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो बॉयल्स लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वो चार्ल्स लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन में, जिससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। जैसे मान लो हमने लिखा है एक रिएक्शन हम लोग लेकर के चलते हैं, जैसे मैंने बोला कि N2 प्लस H2 ये क्या देता है, आपका अमोनिया देता है। मैं कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं पहले, N2 प्लस क्या 3H2 गिव्स 2NH3। अब देखो अमोनिया, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करे तो क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो 1 मोल है, या फिर सिंपल लिखते कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 molecule of hydrogen to produce क्या, to produce 2 molecules of NH3, 2 molecules of क्या NH3। ओके, तो पहला रिलेशन हम लोग को यहाँ से निकाले। दूसरा रिलेशन हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन to give 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। एक रिलेशन ये भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया ये तीनों ही गैस हैं। तो जब ये तीनों गैस है तो हम लोग इसमें एवोगाड्रो लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तो ये रिएक्शन जो वो तो तीनों रिएक्टेंट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 reacts with 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, या फिर टू गिव आपका क्या 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। ओके, अब देखो ये जो मैंने लिखा ये बस गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या, ओनली फॉर गैसेस। ये गैसेस में ही आप रिलेशन लगा सकते हो, बट ये जो फर्स्ट 2 रिलेशन है आपका, ये आपका हर बैलेंस्ड कैलकुलेशन के लिए क्या है आपका अप्लाई हो सकता है। बट ये वाला जो है ये दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ओके, तो यहाँ से हमको ये रिलेशन मिला। अब देखो कई बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में पूछा जाएगा। तो आपको यही तीनों रिलेशन का यूज़ करना और स्टोकियोमेट्री की मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखा है। जैसे मान लो ये जो एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री का, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2500 ऑफ ऑक्सीजन वाज बर्न्ट विद 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म आफ्टर राइटिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में मेरा क्या है, इथेन दे रखा है। चलिए इसको लिखते हैं रिएक्शन को। तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, देन वी हैव व्हाट O2। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करोगे तो वो क्या देता है, एक CO2 देता है, दूसरा क्या देता है आपका वाटर वेपर। ओके, तो ये सब के सब किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में।
ये भी गैस है और ये भी आपका क्या है, गैस ही है। चलिए इस रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपका जैसे मान लीजिए ये आएगा आपका, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 7 और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा आई थिंक 6H2। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस है 4 2 8, ठीक है। 4 कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन यहाँ पे। ओके, हाइड्रोजन हम लोग देख लेते हैं, 2 6 12, इधर भी आपका 6 2 12 है। देन ऑक्सीजन हम लोग काउंट करते हैं, 7 2 14 इधर है, उसके बाद 4 2 8 और 6, ठीक है, बैलेंस्ड। तो रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। अब आपको क्या बोला गया है कि 2500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वॉज बर्न विथ 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि ये सारे के सारे गैस हैं तो हम लोग वॉल्यूम का रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब एवोगाड्रोस लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 जो है, देखो ये स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 क्या रिक्वायर्स हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2 वॉल्यूम को कितना चाहिए, 7 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H6 को कितना चाहिए होगा, 7/2 वॉल्यूम ऑफ क्या, O2। अब यहाँ पे देखो मेरे पास कितना इथेन है, मेरे पास इथेन आपका कितना है, 600 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H6 को कितना चाहिए होगा, 7/2 इंटू कितना करेंगे, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 300। तो दिस विल कम टू अबाउट हाउ मच, 2100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2। ये आपका यूज्ड हो चुका है, मतलब इस रिएक्शन में आपका कितना ऑक्सीजन यूज हो चुका है, 2100। तो बचा कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ आपका जो है अनयूज्ड ऑक्सीजन जो होगा, अनयूज्ड ऑक्सीजन जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 2500 cc माइनस कितना, 2100 cc। दिस विल कम टू अबाउट हाउ मच, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 400 ml आपका जो है वो ऑक्सीजन बच चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। तो आप देख लो यहाँ पे जो बच जाता है वो एक्सेस क्वांटिटी में, और जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो आपका है C2H6, दिस कम्स टू व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के टर्म्स में आपको सारे रिएक्शन को बताना है, मतलब कि कितना प्रोडक्ट बना है वो आपको रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट से। जैसे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन हो गया, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया इथेन। तो इथेन के रिस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इसका और इसका मतलब कि इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन यूज़ करें तो इस देखो रिएक्शन में, देखो रिएक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि इथेन का कितना वॉल्यूम यूज़ होता है, 2, तो कितना वॉल्यूम CO2 बनता है, 4 वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग को क्या रिलेशन मिला, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 जो है वो प्रोड्यूस करता है कितना वॉल्यूम ऑफ CO2, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। ओके, तो 2 4 कर रहा है, मतलब 1 वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस करेगा, देखो इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा, 4/2 वॉल्यूम ऑफ व्हाट, CO2। अब मेरे पास कितना वॉल्यूम था इथेन का, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ था, तो 600 सेंटीमीटर ऑफ C2H6 विल प्रोड्यूस हाउ मच, 4/2 इंटू कितना, 600। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 300। तो दिस विल गिव हाउ मच, 1200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 जो है आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करा। तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला और लिमिटिंग रिएजेंट को हमने यूज़ करा प्रोडक्ट निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसे इसमें लिखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कंबशन ऑफ 11 लीटर्स ऑफ इथिलीन एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ Hg प्रेशर। तो आप सबसे पहले तो ये जान लो कि STP का मतलब होता है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड क्या, प्रेशर। ओके, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा दिस विल इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस
या फिर हम लोग बोलते हैं क्या 273 केल्विन। ओके, उसके बाद जो आपका प्रेशर रहता है यहाँ पे 1 atm रहता है, या फिर आप बोल सकते हो क्या 760 mm ऑफ एच, ये मर्क्यूरी प्रेशर, मतलब एटीएम और ये जो 760 वो आपका क्या 1 atm और 760 सेम ही। चलिए, तो सबसे पहले मेरे को इस रिएक्शन को सॉल्व करना होगा, उसके बाद मेरे को इसमें हो सकता है कंबाइंड गैस फ्लो इक्वेशन यूज़ करना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है, तो मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ। तो रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है, रिएक्शन में क्या दे रखा है कि C2H4 जो है वो रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देते हैं CO2 प्लस H2। सेम रिएक्शन देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं तो CO2 और H2 देगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मेरा कितना, ये 3 ऑक्सीजन लगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। चलो, तो मेरे से पूछ रहा है STP पे, बट ये रिएक्शन को किया जा रहा है कितने प्रेशर पे, इस वाले प्रेशर पे 273 डिग्री टेम्परेचर पे किया जा रहा है और 380 mm ऑफ Hg प्रेशर पे किया जा रहा है। तो पहले जो है हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इस कंडीशन पे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उस वॉल्यूम को हम लोग निकाल लेंगे STP में, राइट। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल वे से। जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि कितना लीटर आपका इथिलीन को बर्न करा है, 11 लीटर्स ऑफ इथिलीन को हम लोग बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या वॉल्यूम आ रहा है। तो चलो, तो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करेंगे। तो 1 वॉल्यूम, ये देखो सारे के सारे गैसेज हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपका एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H4 जो है वो, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। हमने कितना वॉल्यूम लिया, 11 लीटर। तो 11 लीटर्स ऑफ C2H4 will need how much volume of O2? This will need 3 into 11 लीटर्स ऑफ क्या, ऑक्सीजन। मतलब कि इस रिएक्शन में 33 लीटर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस 273 डिग्री सेल्सियस और 380 mm ऑफ Hg प्रेशर पे। बट ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर अभी कुछ और है, क्योंकि ये तो जो वॉल्यूम आया है ये आपका आया है टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर आपका कितना 380 mm Hg प्रेशर पे आया। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो आपका STP पे क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि P1 का जो वैल्यू दे रखा है, P1 जो है मेरा वो कितना है 380 mm Hg प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद T1 कितना दे रखा है 273 डिग्री सेल्सियस। अब याद रखिए, जब भी इस क्वेश्चन को बनाओगे आप केल्विन में चेंज कर लेना। तो सेल्सियस को जब भी केल्विन में चेंज करते तो 273 उसमें ऐड कर दे, तो ये आपका कितना हो जाता है ये आपका हो जाएगा 273 में आप अगर 273 ऐड करोगे तो दिस विल कम टू हाउ मच, 546 क्या केल्विन। उसके बाद V1 कितना निकल चुका हमारा, V1 हमने फाइंड करा, V1 हमारा 33 लीटर आया, राइट। चलिए, उसके बाद हम जो नेक्स्ट मेरा प्रेशर है, मतलब जिस प्रेशर पे मेरे को चाहिए वो STP पे मैंने प्रेशर बताया कितना होता है 760 mm Hg होता है। उसके बाद टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम लोग लिखते हैं 273 केल्विन। चलिए, V2 मेरे को निकालना है, तो मेरे को रिलेशन पता है, कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम लोग। वो कहते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका P2 V2 बाई T2। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मेरे को V2 चाहिए, राइट। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P1 V1 बाई T1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा T2 बाई वॉट P2। तो जल्दी से वैल्यू को पुट करते, तो P1 हमारा कितना था, P1 था 380, V1 था हमारा 33 लीटर। उसके बाद T1 हमारा कितना था, T1 था हमारा 546। चलिए, T2 था हमारा 273 और प्रेशर था हमारा कितना 760। तो ये 1 दिस इज 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में, और ये भी 2, तो 33/4 आ गया। तो 33/4 जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8.25 लीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे आपका कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज़
होता कितना 8.25 लीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, चलिए थर्ड एक और 2 क्वेश्चन और है इसके बाद, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विथ क्लोरीन एट STP। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन आपका क्या है, CH4 प्लस 2Cl2 गिव्स, ये बैलेंस इक्वेशन है, CH2Cl2 प्लस वॉट 2HCl। ठीक है, इसका नाम आप बता सकते हो, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि HCl गैस जो है वो बन रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विथ क्लोरीन। तो चलिए वॉल्यूम जो है आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये वॉल्यूम ऑफ जो HCl है वो कितना लिया गया है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ मीथेन लिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ जो CH4 है वो कितना ले चुका है हमने, वो हमने लिया है 40 ml। ओके, अब यहाँ पे देखिए मीथेन जो है रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद क्या, क्लोरीन एट STP। ठीक है, तो मेरे से निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना बना है। चलो, तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि क्लोरीन जो है पूरी तरीके से क्लोरीन से रिएक्ट कर जा रहा है। अब देखो सारा क्वेश्चन मेरे को किसके टर्म्स में बनाना है, यहाँ पे मीथेन के टर्म्स में। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद। तो ठीक है, रिलेशन यूज़ करते हैं। तो 1 वॉल्यूम ऑफ CH4, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस करता है आपका, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 प्रोड्यूस करता है आपका 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड। तो 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। मेरे पास कितना वॉल्यूम है आपका CH4 का, 40 ml। तो 40 ml ऑफ CH4 कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 × 40 ml ऑफ वॉट, HCl। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 ml ऑफ HCl। तो इस रिएक्शन में कितना HCl प्रोड्यूस हुआ होगा, 80 ml। चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि कितना क्लोरीन चाहिए होगा। तो मेरे को पता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 वो कितना चाहिए होता है वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम ऑफ Cl2। ठीक है, तो मेरे पास कितना ml था आपका, 40 ml था। तो 40 ml ऑफ CH4 को कितना चाहिए होगा, ये चाहिए होगा आपका 2 × 40 ml ऑफ Cl2। तो इस वाले क्वेश्चन में भी कितना आ गया, 80 ml आ गया। तो 80 ml HCl बना होगा और 80 ml आपका क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन हम लोग का हो गया। चलिए